अंडमान निकोबार आइलैंड में आजकल कितनी गर्मी हो रही है और रोड भी खराब है। टू व्हीलर चलाने में मुझे आजकल बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट्स भी तो कितने हो रहे हैं। काश हमारे पास कार होती है। तो हम नई गाड़ी लेंगे कहाँ से? तो टेंशन किस बात की, मैं हूं ना। प्राइस कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों को एक नई टू व्हीलर के प्राइस में एक अच्छी कार दिला दूं तो? क्या? चलो मेरे साथ। वेलकम टू डी व्हील्स। हमारे पास मोर देन 50 to 100 व्हीकल्स है। अब जितने भी ब्रांड बोले, हर ब्रांड का मेरे पास 1 से लेके 5 व्हीकल्स अवेलेबल है। कि आपका बजट क्या है, मैनुअल देख रहे हैं या ऑटोमेटिक देख रहे हैं, या पेट्रोल पे देख रहे हैं या डीजल पे देख रहे हैं, हर कोई व्हीकल बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। हमारा से जो भी गाड़ी लेंगे आप विदिन 7 डेज के अंदर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कार लेते हैं तो विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद आप हमारे को बेच भी सकते हैं। हर व्हीकल पे आपको हमारा लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारा व्हीकल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी आता है। वाह, मुझे तो टोयोटा चाहिए। मुझे तो टाटा। मैं तो Hyundai में जाऊंगी। मैं तो महिंद्रा। You know where to find the best. जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मनोज पॉल एक ऐसा शख्स है जो कई बार सुर्खियों में रहता है अपनी बेबाक बातों के लिए। हमारे ही चैनल में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मनोज पॉल के ऊपर यही अंडमान निकोबार के निवासियों ने जो है कई सारे सवाल उठाए कि क्यों कि वो उनके ऊपर में डायरेक्ट एलिगेशंस लगाता है बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी सबूत के, जो उसके मन में आता है कहता है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस में स्क्रॉल करके जाओगे तो आप मनोज पॉल के बारे में न जाने क्या क्या लोगों द्वारा बताई गई चीज़ों को आप देख सकते हो। एक बार फिर मनोज पॉल जो है सुर्खियों में आया है और इस बार उन्होंने ये कहा है कि एक आर्मी पर्सनल की जो वाइफ है वो हमारे अंडमान निकोबार के लोगों को जो उनके अंडर में काम करते हैं उनके साथ में अत्याचार कर रही हैं। एंड उनका जो काम हो रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उन्हें उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं दे रही हैं। एंड बहुत सारे, अभी हाल ही में मनोज पॉल ने इसी से रिलेटेड एक वीडियो डाला था 3-4 दिन पहले। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है। उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये भी जान पाओगे कि मनोज पॉल कह रहा है कि बाहर वाले लोग आके हमारे आइलैंडर्स के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसे वैसे तो मुद्दे बहुत सारे बनते हैं, ये अंदर वाले बाहर वाले, इस विषय पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो है यदविंदर कौर जी का, जो हैप्पी वैली नाम का एक फूड ट्रक चलाती हैं, जो गर्ल्स स्कूल के ऑपोजिट मरीना पार्क वहाँ पे स्टेशन रहता है। प्लस उनका एक महफिल रेस्टोरेंट है और ज़ेफायर नाम का एक और रेस्टोरेंट है जो डिफेंस एरिया में चलता है। इन तीनों फूड आउटलेट की वे मालकिन है और इनके अंडर में तकरीबन 20 से 25 स्टाफ होंगे सारे मिलाकर। और कई सालों से, लगभग 2017 से इनका ये बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। एंड अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि मनोज पॉल ने जो है अपने वीडियो में किस तरीके से इनको धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर में इनका जो है फूड कोर्ट बंद करवा देगा, इनके सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करा देगा। मनोज पॉल कह रहा था कि आप इनके सैलरी वगैरह नहीं दे रहे हो। मुद्दा तो बहुत सही है कि बात आइलैंडर नॉन आइलैंडर की तो है नहीं इसमें, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। मुद्दा ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है किसी के अंडर में और उसके खून पसीने की मेहनत की अगर उसको कमाई नहीं मिलती है तो ये एकदम गलत बात होती है। हम भी इसका पूरा सहयोग करते हैं। मगर जिस तरीके से यदविंदर मैम को उन्होंने फोन करके धमकी दी है एंड उन्होंने जो उनके ऊपर में एलिगेशंस लगाए हैं, इन सारी बातों से जो है बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब यहाँ पे 2 किस्म की राय सर्कुलेट हो रही है हमारे अंडमान में। कुछ लोगों का कहना है कि मैम सही है, कुछ लोगों का कहना है कि मनोज पॉल जो कह रहा है वो सही है। सही और गलत का फैसला, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है सच्चाई जांच पड़ताल से पता चलती है। हम ये पूछना चाहते हैं मनोज पॉल से कि क्या जब उन 4-5 वर्कर्स ने मनोज पॉल से शिकायत की कि उनको उनके काम के सैलरी नहीं दी गई, क्या एक बार भी मनोज पॉल ने यदविंदर मैम से या मैनेजमेंट के किसी भी स्टाफ से संपर्क किया, ये जानने का प्रयास किया कि वो जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ हमें जहां तक जानकारी मिली है नहीं हुआ है। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम यदविंदर जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस विषय को लेकर वे हमारे साथ आई
और वे चाह रही हैं कि वे खुद इस बारे में बात करें। सो वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच फॉर हमें इनवाइट करने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। थैंक यू ऑल्सो फॉर कमिंग हियर, क्योंकि जितनी स्पेकुलेशंस अंडमान में हो रही हैं, सोशल मीडिया पे हो रही हैं, उसकी क्लैरिटी देने के लिए, एंड आई थिंक यू गाइज आर द राइट पीपल विद होम आई कैन श्योर कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमें ये मौका देने के लिए भी, कि हमने सोचा कि जब एक इंसान की जिंदगी बीत जाती है मान सम्मान बनाने में, अपने बिजनेस को खड़ा करने में, कई बार हम बहुत पैसा लगाते हैं, उसमें बहुत एनर्जी लगाते हैं, बिजनेस चले या नहीं चले वो उसका कोई गारंटी नहीं होती है। उसी तरीके से एक इंसान को अपना रेपुटेशन बनाने में ताउम्र लग जाता है, मगर चुटकी भर में किसी के कुछ भी एक ऐसा हादसा हो जाए जिससे उनके ऊपर उंगलियां उठे, तो वो चंद मिनटों का काम होता है और उनकी मेहनत जो है पानी में धुल जाती है। तो यहाँ पे बात आती है रेपुटेशन की भी। तो इसलिए हमने सोचा कि जब हमने भी वो वीडियो देखा, हमें भी लोगों ने दिखाया कि हमें भी बड़ा गुस्सा आया कि ये गलत बात है कि हमने आइलैंडर नॉन आइलैंडर नहीं सोचा, हमने सोचा कि भाई अगर लोगों ने काम किया तो उनको उनकी सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये वो सारी बातें जो उस वीडियो से हमारे दिमाग में सवाल खड़े होते हैं, उन्हीं सवालों को लेकर हम मैम के पास आए हैं। एक बार फिर मैम को हम धन्यवाद करेंगे और सबसे पहले हम मैम से ये जानना चाहेंगे, मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप मनोज पॉल को जानते हो या कभी उसका नाम आपने सुना है? मैंने मनोज पॉल जी के बारे में कभी नहीं सुना, शायद इसलिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना था उनके बारे में कुछ भी। तो आप मनोज पॉल को जानते ही नहीं थे? नहीं, मैं नहीं जानती थी कभी उनको। मनोज पॉल से किसी भी तरीके का सोशल मीडिया में या फोन कॉल में कोई इंटरेक्शन हुआ आपका? नेवर एवर, कभी नहीं। जब आप जानते नहीं थे मनोज पॉल को, तो एक बंदा जो आपको सामने से कॉल कर रहा है, तो बजाय उसके आपने जो भी है, या तो आपने बात नहीं करना था, और जब आप कर रहे थे तो नॉर्मल उसको जवाब देने के बजाय आप इतना एग्रेसिव हुए क्यों? हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपकी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी के बेसिस पे मुझे जज कर रहे हैं कि मैं एग्रेसिव क्यों हुई। योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब उन्होंने मुझे कॉल किया, देयर आर द टू मेन फैक्टर्स जिसके कारण मैं एग्रेसिव हुई। फर्स्ट फैक्टर ये है कि जैसे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने मेरे को स्टाफ की सैलरी के बारे में पूछा। मैंने उनको बोला कि क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं या लेबर से, कमीशन से हैं? उन्होंने बोला नहीं। तभी उन्होंने बोला कि मैं एमपी कैंडिडेट हूँ 2024 का। स्टिल आई हैवंट डिनाइड एक्सप्लेनिंग हिम। मैंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया कि हु आर यू, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला ठीक है, आप जो भी हैं सुनिए जी, मैंने ऐसे बोला, सुनिए जी आप जो भी हैं, आप प्लीज़ मेरे ऑफिस में आइए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप चेक करिए। मैंने अपनी लाइन तो फिनिश ही नहीं करी थी अभी तक। इफ यू कैन लिसन टू द वीडियो केयरफुली, आई हैवंट इवन कंप्लीटेड माय लाइन दैट प्लीज कम टू द ऑफिस, एंड ही स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने मुझे थ्रेटन शुरू कर दिया। पहली लाइन उनकी ये थे कि मैं 24 घंटे में आपके फूड ट्रक्स बंद करवा दूंगा। स्टिल मैंने उनको बोला ये बात सही नहीं है, आप बिना फैक्ट्स जाने मुझे धमकी नहीं दे सकते। बट कंटिन्यूसली उनका यही एक सेंटेंस रिपीटेडली चलता गया। आई नो उनका कोई एजेंडा रहा होगा मुझे प्रोवोक करने का, वो उनका एजेंडा था। मैं तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ये कॉल आएगा। तो जब अगले बंदे को नहीं पता होता तो उसका रिएक्शन बहुत नेचुरली होता है। दूसरा फैक्टर ये है, क्योंकि वो बार बार प्रोवोक कर रहे थे, तो हाँ मैं गई। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बोल दूं, आई एम नॉट रिपेंटिंग दैट आई वाज एग्रेसिव। 24 को उन्होंने मुझे कॉल किया, 18th ऑनवर्ड्स मैं ऑलरेडी ही मेरे 5 ऑफ द स्टाफ मेंबर्स हु वर eloped without intimation, without any knowledge to the manager, हमें नहीं पता वो कहाँ थे। 18 से 24 तक हम लोग उनका पता कर रहे थे। मेरे 2 यूनिट्स शट पड़े थे 5 स्टाफ ना होने के कारण। अंडमान पोर्ट ब्लेयर से इमीडिएटली स्टाफ नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए टाइम लगता है। तो हम मैनेजर से जब पूछ रहे थे, मैनेजर को खुद नहीं पता था। हम ऑलरेडी इस प्रेशर में चल रहे हैं क्योंकि 2 यूनिट्स बंद है, जिसमें से एक डिफेंस की यूनिट है जिसमें हम आंसरेबल हैं, हम बंद नहीं कर सकते हैं। मेरा महफिल बंद है, तो हमें ऑलरेडी एक प्रेशर में चल रही थी। एंड दैट टाइम मैं घर पे ही थी और मैं अरेंजमेंट्स कर रही थी। कभी उत्तराखंड में फ़ोन कर रही हूँ, दिल्ली में फ़ोन कर रही हूँ, अपने एजेंट को फ़ोन कर रही हूँ। हम ऑलरेडी ट्राई कर रहे थे कि फटाफट कहीं से स्टाफ आए, क्योंकि इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसी बीच में जो इनका कॉल आया, इन्होंने ये किया कि दे आर द पीपल हु आर विक्टिम्स, बट इनको रियलिटी पता ही नहीं कि हम क्या सह रहे हैं, उन्होंने क्या किया है।
उसके कारण वो अग्रेसिवनेस आया कि आपको पता ही नहीं है। मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी अगर वो मुझे थ्रेटन नहीं करते। मैं भी यहाँ पे जब आया तो वो मैम से मैंने बहुत सारे सवाल किए। अगर उन सारे सवालों को दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैम का यही कहना था कि 18 तारीख से, जैसे मैम ने अभी बताया कि 18 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक, जब तक ये वीडियो अपलोड हुआ था, तब तक इनके ये पांचों स्टाफ जो है बिना किसी नोटिस के, इंटीमेशन के ये काम पे नहीं आ रहे थे। इन्होंने रेसिग्नेशन नहीं दिया था। मैम बिल्कुल भी अचंभित थी कि आखिर हो क्या रहा है, और इनके दो फूड स्टेशन जो है बंद पड़े थे। वो मैम आंसरेबल थी लोगों को कि आखिर रेस्टोरेंट बंद क्यों पड़ा हुआ है, एंड इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वे ऑलरेडी लोगों से पता कर रही थी इनके बारे में, और प्लस ये भी अनुमान लगा रही थी कि अगर ये लोगों ने नहीं आ रहा है तो इनको नए स्टाफ अरेंज करने पड़ेंगे। इन सारी मेंटल प्रेशर के बीच में रैंडमली एक बंदा कॉल करता है और उनको धमकियां देता है। तो आप खुद इस पर अनुमान लगाइए कि उस वक्त आपका रिएक्शन कैसे होगा। मनोज पॉल कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको हर किसी ने जानना है। जैसे मैम ने कहा कि मैम ने उनका नाम कभी नहीं सुना, उनको जानती भी नहीं है, और इसके बावजूद मैम ने, अगर उस वीडियो में आप देखोगे तो बड़े शुरुआत में बड़े आराम से उन्होंने उनसे पूछा आप कौन है करके। मनोज पॉल ने बताया कि मैं एमपी कैंडिडेट हूं, और मैम ने फिर उसमें यह भी कहा है कि आपको जो भी जानना है आप ऑफिस आ जाइए, सब कुछ दिखा देंगे। एंड उसके बाद अगला सेंटेंस था कि मैं आपका फूड कोर्ट बंद करवा दूंगा। अब आप बताइए, एक बंदा इतने प्रेशर में है और उसको फिर ऐसी धमकियां मिल रही हैं, तो उस वक्त उसका रिएक्शन क्या होगा। तो जो भी आपने देखा वो हम सबके सामने था। इससे रिलेटेड मैं मैम से ये जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने स्टाफ को सैलरी वगैरह बराबर देते हो। ये जनता का बड़ा सवाल रहेगा इस विषय में कि क्या आप सैलरी उनको बराबर देते हो, और अगर देते हो तो किसी किस्म का लेजर बुक, अकाउंट बुक वगैरह आप मेंटेन करते हो मैम। जी वेरी मच। 2017 से, जैसे कि मैं ये एक छोटी सी फाइल दिखाती हूँ, ये करंट ईयर की फाइल है। 2017 ऑनवर्ड्स जितने हमारे रहे हैं स्टाफ, उनका एक सैलरी रजिस्टर और सैलरी स्लिप्स दोनों, पहले सैलरी स्लिप्स बनती हैं, फिर सैलरी रजिस्टर होता है। जब वो सैलरी स्लिप्स ले लेते हैं, उस पर साइन करते हैं, फिर एक सैलरी रजिस्टर होता है जिसपे साइन करवाना होता है। एंड सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनका हम पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं ऑनलाइन। मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, नॉट ओनली ऑन टाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ आई एम सेइंग यू, नॉट ओनली ऑन टाइम। जब तक मेरी सैलरी डिस्पर्स होती है ना, तब तक उनकी सिर्फ 30% सैलरी ही बचती है। 70% सैलरी वो सारे एडवांस में ले चुके होते हैं। एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सिंगल पर्सन, मैं 80% स्टाफ की बात कर रही हूँ कि मैं उनको 70 से 80% सैलरी एडवांस में देती हूँ। इसमें कोई भी झूठ है तो आप पूरी की पूरी सैलरी स्लिप उठाइए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है। वो सारी सैलरी स्लिप देखिए एंड ये देखिए एडवांस कितना है। तो मेरे पे अगर ये एलिगेशन कि मैं टाइम पे सैलरी नहीं देती, मैं एडवांस में सैलरीज देती हूँ। तो सैलरी लेने के बाद वे सिग्नेचर करते थे उसमें, सैलरी स्लिप में एंड रजिस्टर में? बिल्कुल, सारे के सारी सैलरी से विद सिग्नेचर से आप चेक कर सकते हैं। इसमें बात कही जा रही थी कि उन बंदों को जो है सैलरी नहीं मिला। तो मेरा उन बंदों से ये सवाल है कि सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि आपको कौन से मंथ की सैलरी नहीं मिली। ये बात भी मैंने मैम से पूछा, तो मैम ने दिखाया कि अक्टूबर महीने तक की सैलरी उनकी एकदम कंप्लीट है, अप टू डेट है। एंड अक्टूबर कहिए या उससे पहले तमाम जो महीने हैं पहले के, उस पर भी अगर हम जाते हैं तो मैम ने मुझे पूरा रिकॉर्ड दिखाया, जहां पे मैं देख रहा हूं कि अक्टूबर महीने तक हर बंदे का, हर स्टाफ का सैलरी पूरी तरीके से क्लियर है। ना सिर्फ क्लियर है, मैं भी जब मैंने एंडिंग में देखा कि ये सैलरी कितना उठा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ 2000, 4000, 7000। तब मैंने भी मैम से ये सवाल किया कि 2000 में आपके पास काम कर रहे हैं, 7000, 6000 में। तब मैम ने बोला कि नहीं, आप ऊपर देखिए टोटल इनका सैलरी कितना होता है, और ये लास्ट में जो है ये अंत में सैलरी कितना उठा रहे हैं। यानी कि अगर बंदे का सैलरी 15,000 है, 18,000 है, 20,000 है, अंत में जाके वे इतना एडवांस ले लेते हैं मिडिल ऑफ द मंथ की आखिर में जब तनख्वाह देने का समय होता है, उस वक्त कोई 2,500 उठा रहा है, कोई 3,500, कोई 6,000 ऐसे उठा रहा है जितना उनका बचता है। वही मैम अभी कह रही थी, ना सिर्फ सैलरी बल्कि जब जब इनको जरूरत पड़ती है, मैम ने उनको समय समय पर उनको एडवांस भी दिया है।
और इसके अलावा एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनका मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें भी इनको समय समय पर इनको देती रही हैं। और भी कई सारे स्टाफ हैं, हमने उनसे भी बात की है और उन्होंने पूरी तरीके से इसमें हामी भरी है। कल भी एक और वीडियो मनोज पॉल ने रिलीज किया था, मैं उसमें ये कह रहा था कि उनको प्रॉपरली जो है खाना पीना नहीं दिया जाता, फूड ऑन टाइम नहीं दिया जाता, इसमें कितनी सच्चाई? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पहले तो मुझे पता नहीं था मनोज पॉल जी का, लेकिन अभी मुझे जितना सा पता चला है, मेरे को इतना लगा है कि शायद वो इसी की अर्निंग लेते हैं। बट मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे अपने कंटेंट का पार्ट नहीं बनाए, आप किसी और चीज को उठाइए, किसी और बंदे को उठाइए, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा काम है कि मैं सारा दिन और सारा रात इन्हीं चीजों में नहीं रह सकती। क्योंकि डेली के डेली एक नया कंटेंट बनाना जो बेसलेस होता है वो बड़ा ही रिडिकुलस लगता है और मुझे यूज नहीं करे। उन्होंने खाने की बात करी, उन्होंने रहने सहने की बात करी। पहली बात, हमारा स्टाफ सारा यहाँ है और बाहर भी घूमता रहता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपको अभी यहाँ पे बुलाऊं, आप कभी भी घूमते फिरते चलिए। सबसे पहले हमारा जो स्टाफ का मेनू होता है वो हेड शेफ बनाता है और मैनेजर बनाता है। मैं कभी नहीं, आज तक 2017 से लेके आज तक मैंने मेनू कभी नहीं बनाया, ये सारा स्टाफ भी जानता है। उसके बाद वो अपना रिक्वायरमेंट देते हैं, वो रिक्वायरमेंट हमें इनको स्टोर से देना होता है। हम इनको रिक्वायरमेंट पकड़ा लेते हैं, जिसमें इनकी फिश भी है, जिसमें इनकी एग करी है, इनमें वेजिटेबल्स हैं, इनमें दाल, व्हाटएवर। अभी आप बताइए, जो बंदा मॉर्निंग में आएगा, जैसे मैक्रोस के हम करते हैं केटरिंग, उसमें मॉर्निंग में बंदा आता है 6 बजे, वो जाता है 9 बजे, वो अपना ब्रेकफास्ट करके जाता है। अब जो बंदा 12 बजे या 11:30 की शिफ्ट पे आता है, अगर वो जैसे इन्होंने बोला 11 बजे आते हैं, 2 बजे का, जो बंदा 11 से 12 बजे की शिफ्ट में आता है तो उसको 2 बजे अगर लंच मिल रहा है तो हम टाइमली नहीं दे रहे। मतलब इट्स सेल्फ शोज स्टुपिडिटी ऑफ हिज कि जो बंदा 11 बजे आ रहा है उसको 2 बजे खाना मिलता है, तो उसको कौन सा खाना मिलेगा? आप बताइए, 2 बजे ही लंच होता है। So 3 meals हैं। Morning का meal only provided to those who attends the morning shift. If the person is coming at 12 o'clock, why he supposed to get the breakfast? He's not ना। तो वो लंच ही करेगा। सेकेंडली सबसे बड़ी बात, हमारा जो अग्रीमेंट लेटर है इसमें लिखा गया है कि हम मॉर्निंग की प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड करते। अग्रीमेंट लेटर में लिखा गया है, जब हम स्टाफ को बुलाते हैं एजेंट के थ्रू तो हम वहीं पे भेज देते हैं जिसमें लिखा वी प्रोवाइड 2 meals, लंच एंड डिनर। अब उसके भी बाद थोड़ा सा दिया जाता है, लिमिटेड दिया जाता है। अभी भी आप जाके देखेंगे मेरे किचन में एक बड़े साइजेस के वो पतीला होते हैं, जिनमें अभी राइट नाउ आप इसके इमीडिएटली बाद जाके देख सकते हैं, क्योंकि कोई मैनिपुलेशन है नहीं। इतने बड़े बड़े 2 बड़े बड़े पतीले होते हैं, वो रखे जाते हैं। उनमें से हर बंदा अपने टाइम पे, अपने कन्वीनियंट टाइम पे आता है, जो उनका लंच टाइम रहता है, जब किसी की शिफ्ट रहती है, जब फ्री हो गया वो या कुछ ऑर्डर ना मार रहा हो, वो अपना खाना डालता है, अपना खाता है। नोबडी गोज देयर। तो ये बात भी गलत है, टोटली बेसलेस। उस वीडियो में कई सारे ऐसी बातें हैं जिनका मजाक बनाया जा सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा वायरल हो गया है कि लोग इसमें, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि अब लोग जो है बढ़ चुके हैं। कुछ का मानना है कि मैम गलत है और कुछ का मैम कहना है कि मैम सही है करके। तो ये जजमेंट हम तभी कर सकते हैं जब दोनों पहलू को जानेंगे और फिर हम जजमेंट लेंगे। सिर्फ एक तरफा बात सुन के चंद लोगों का हम अगर जजमेंट कर ले कि टोटली ओनर जो है वही गलत है, ये कहां तक सही है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। जहां तक बात उनकी है, उन 5-6 लोगों के जिन्होंने एलिगेशंस लगाए, हम उनको इस चैनल के माध्यम से न्योता देते हैं कि कृपया करके आप अगर चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी बातें हैं विद प्रूफ्स, विद डॉक्यूमेंट्स, आप आइए, हम आपका वर्जन भी जरूर दिखाएंगे और हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों से भी संपर्क करें। अगर आपके पास समय है तो आप जरूर आना। ना सिर्फ हम वीडियो बनाएंगे, मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आपके साथ में अन्याय, किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे आपके साथ ट्रीटमेंट को लेकर हो, हम आपको अपने साथ पुलिस डिपार्टमेंट और लेबर कमीशन लेके जाएंगे और इस मैनेजमेंट के खिलाफ में हम कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। इतना मैं आपको अश्योर करता हूं, लेकिन विद प्रूफ एंड एविडेंस आप सामने आइएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 8 साल में 2017 से आप जो फूड बिजनेस में हो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी आपका स्टाफ पुलिस स्टेशन गया हो या लेबर कमीशन गया हो आपके खिलाफ में कंप्लेंट करने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि जब एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई दोनों मिलते हैं तो एक बॉन्ड होता है। ये बॉन्डिंग जो होती है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर की, why such kind of the mentality is there कि only employer is judged, only employer has to be ethical, only employer has to pay the wages, only employer is supposed to take care of them.
why employee is not equally responsible for the ethical behavior? कि यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, पोचिंग हुई, किसी ने 1000 रुपीज ऊपर बोला, सैलरी का 2000 बोला, वो रात को ही उठेंगे और कहीं और चले जाएंगे, फेरी पकड़ेंगे, हैवलॉक चले जाएंगे, नहीं। एंड दिस इज नॉर्मल ट्रेंड, मेरे साथ नहीं होता, ये पूरे अंडमान के होटलियर्स एंड रेस्टोरेंट ओनर के साथ होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। पर ये तो भारत के अलग हिस्से में भी होता है ना, जिसको जहाँ ज्यादा पैसा मिलता है, अगर वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है तो पैसे की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वहां चला जाता है। कई लोग पैसे के बिना कुछ अच्छे मतलब एटमॉस्फेयर के लिए चला जाते हैं, कुछ लोग बिहेवियर के लिए चला जाते हैं। मैं टोटली एग्री करती हूँ। एंड सब बंदों को प्रमोशन चाहिए, पैसा बिल्कुल, ज्यादा चाहिए, बिल्कुल। इट्स नॉट रॉन्ग। Right. द ओनली रॉन्ग थिंग इज you are on a responsible job, बिल्कुल, you're doing job for somebody, his or her business is running on your basis, exactly. and you have to leave the company, you're being, you know, lured by some offer and all, it's okay, but you have to give the notice. Right. When आप आए तो आपने अग्रीमेंट लेटर साइन किया, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स आपको हिंदी में समझाए कि आप जाने से पहले 1 मंथ का नोटिस दीजिए, 15 डेज तक हम अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। जब आप एक ही रात में 5 लोग विदाउट इन्फॉर्मिंग, विदाउट इंटीमेशन आप चले जाते हैं, तो जो मेरा बिजनेस लॉस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो कमेंट्स देने वाले हैं ये लेंगे क्या? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मनोज पॉल लेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस क्या ये कैंडिडेट, ये स्टाफ मुझे देगा? मैं क्या करूंगी? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जाऊंगी, फाइल करूंगी या लड़ती रहूंगी। एट द एंड ऑफ द डे जब कभी जीत भी जाऊंगी तो ये लोग क्या इतने कैपेबल होंगे कि मेरा बिजनेस लॉस दे सके? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी रात के वीडियो में वो एक कपल का नाम ले रहे हैं, तो मेरे पीछे से उनकी हायरिंग हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगी, जो हायरिंग होती है वो एजेंट के थ्रू होती है, जो बाहर वालों की है। Right. लोकल की भी मतलब ऐसे कभी हायरिंग उधर के थ्रू होती है, कभी डायरेक्टली भी हो जाती है। बिल्कुल। अभी ये जो कपल है वो कोलकाता का था। आप रियली सरप्राइज हो जाएंगे सुन के कि उन्होंने हायरिंग करवाई, अग्रीमेंट उनका भी साइन हुआ। उनको क्योंकि जो लोग ज्यादा उस लेवल पे नहीं आते उनको हिंदी में पढ़ के सुनाए जाते हैं सारे पॉइंट्स, ये मेक श्योर करते हैं कि उनको हिंदी में सारे पॉइंट्स सुनाए जाए, क्या क्या हम अग्रीमेंट पे साइन करवाने वाले हैं आपके। अगर बांग्ला में है तो उनको मैं मैनेजर को श्योर करती हूँ कि वो उसी लैंग्वेज में सुनाए। जब वो आए 1.5 मंथ हो रहे हैं, एजेंट के थ्रू आए हैं, उनका ट्रक पे ड्यूटी लगती थी, जो हस्बैंड थे उनके ट्रक पे ड्यूटी लगती थी क्लीनिंग की। जब भी शाम को लोग जाते थे वहां पे अपना काम करने के लिए हमारे स्टाफ, तो ट्रक्स क्लीन नहीं होते थे, सारा गंदा होता था, बर्तन ऐसे ही पड़े होते थे। फिर धीरे धीरे मैंने मैनेजर को बोला कि अब मैंने फोन किया कि आप जाके पता करना शुरू करिए कि वहां पे करता क्या है ये। उन दिनों में मेरे कैमराज वो नॉट वर्किंग, तो इन्होंने जब पता किया तो वो वहां पे जाता ही नहीं था, वो शाम के 5 साढ़े 5 तक कहीं पे गायब रहता था। अब वो बंदा जब पता किया गया उसके बारे में तो उसने ये बताया कि वो रोज हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल क्यों जाता है? वो वहां से हैवलॉक से यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करवाने आया था, और उस ट्रीटमेंट के लिए उसने ये सारी प्लानिंग हस्बैंड वाइफ ने करी कि रह तो नहीं सकते, लॉजिंग भी चाहिए, फूडिंग भी चाहिए, तो इनके साथ रह ले। और वो बाहर से हॉस्पिटल जाता रहा, वाइफ काम करती रही, वाइफ को सैलरीज मिली हुई है, ठीक है। अब एक दिन सडनली वो कमरे से भाग जाते हैं, कहाँ? सीधा कोलकाता, ठीक है। अब उनके छोड़ने की तारीख और लेबर कमीशन में जाने की तारीख में 2 महीने का डिफरेंस है। वो क्यों है? क्योंकि वो कोलकाता से वापस आए 1.5-2 महीने के बाद, फिर वो वहां पे गए। तो मैम ने भी पूछा, मैनेजर भी गया, क्योंकि मैं तो इस चीज का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं थी ही नहीं यहाँ पे। फिर मैनेजर को बुलाया था सब कुछ, मैनेजर ने भी बोला कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं मैम, कि हमारा काम भी नहीं किया, हॉस्पिटल में भी अपना किया। फिर जब एजेंट ने पूछा उनको भी ये बताया मैं अपना इलाज करवाने आया था यहाँ पे। अब ऐसे फ्रॉड्स में आप हमें बोलेंगे कि वो भाग भी गया, छोड़ भी गया। 2 KST, 2 आपके बर्तन साफ करने वाले, यूटेंसिल वॉशिंग करने वाले घर चले जाते हैं, सफाई करने वाले। आपको लोकल में सफाई करने के लिए 2 यूनिट्स में बंदा ढूंढने के लिए टाइम लगता है और गंदगी बढ़ती है, तो वो मेंटल प्रेशर किस पे आएगा? मैनेजर पे आएगा ना। तो फिर ये जाएंगे भी और 2 महीने के बाद आएंगे भी और आके बोलेंगे वो जो 15 दिन थे ना जब हम भागे थे तो हमारी सैलरी दीजिए। हाउ अनएथिकल दिस इज। इसका कोई आंसर देगा? तो उनको नहीं रिस्पॉन्सिबल रहना, हम तो उनको रेगुलर दे रहे हैं सैलरीज, लेकिन जाने के टाइम पे उनको भी सही ढंग से जाना है, और अगर वो सही ढंग से नहीं जाएंगे तो भी उनको भी तो कुछ फेस करना है ना। वही मैं आपसे जानना चाह रहा था ना कि क्या कभी किसी भी पुलिस स्टेशन में
या लेबर कमीशन में आपके खिलाफ किसी कंप्लेंट हुआ? तो इसी कपल ने कंप्लेंट किया था आपका? यस, इस कपल ने किया था, मैनेजर जाता रहा है। इससे पहले भी एक गर्ल थी, अकाउंटेंट थी वो, उसका नाम तो मुझे पता नहीं भी, लेकिन हाँ वो थी। तब भी यही सीन हुआ था। अकाउंटेंट थी, विदाउट हैंडलिंग एनीथिंग, विदाउट अकाउंटेंट जो होती लड़की वो इतनी रिस्पॉन्सिबल। सेम चीज अभी वन ऑफ द गर्ल इज चंदू, शी हैजंट हैंडल्ड एनीथिंग। कोई टेक ओवर नहीं या कुछ हमें पता नहीं। जीएसटी अभी तक पेड नहीं हुआ, मुझे नोटिस निकल चुका है। मैंने आपको मैसेजेस दिखा दिए सीए के। अब ना हमें पता ना मैनेजर को पता है वेयर आर द बिल्स, क्या जीएसटी डाटा है, क्या कहाँ पे बना हुआ है। अब आप बोलिए मेरी जगह पे लोकल ओनर कोई होएगा तो क्या आप लोग टॉलरेट करेंगे ये चीज? और अभी तक वो गायब है। एक दिन के लिए मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन किया था, वहां से फोन गया था बट उन्होंने फोन पिक नहीं किया। तो मैनेजर को बोला था एसएचओ साहब ने कि उनको कॉल करिए कि अपना काम पूरा करके जाएंगे। वो एक दिन के लिए आए। ये मेरी फाइल है जिसमें सारे के सारे अग्रीमेंट लेटर हैं पूरे स्टाफ के। इसमें सिर्फ उन 5 बंदों के अग्रीमेंट लेटर्स नहीं है। पता क्यों? अब ये फाइलें क्यों है मेरे ऑफिस में? क्योंकि ये सिर्फ उस लड़की के पास रहती थी, चाबी उसी के पास थी, अलमीरा की चाबी। इसमें से वो 5 लेटर्स नहीं है। मैनेजर ने फोन किया है, रिकॉर्ड पे है। ये लेटर उन्होंने मुझे दिया है, इसमें लेटर मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें उसने बोला कि मैम मेरी 5 अग्रीमेंट लेटर्स यहाँ पे गायब हैं, सिर्फ उन्हीं बंदों के जिन्होंने ये कंप्लेन किया है। तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि वो एक ही दिन के लिए आए और दूसरे दिन से वो फिर से नहीं आए हैं। उनको कोई डर नहीं। जब मैनेजर उनसे बोलता है आप 11 बजे आते हैं और उनका एक महीने में अटेंडेंस अगर आप मार्क करेंगे तो 12-13 डेज का अटेंडेंस है, ज्यादा 8 दिन का महीने में। जब उनसे पूछा गया कि पेरेंट्स का नंबर दे दीजिए, कि मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आप इतने इरेगुलर क्यों, क्योंकि हमारा सारा काम लिंगर्ड है। अब जो भी हमने नया अकाउंटेंट हायर किया उसने बोला 4 मंथ से मैम कोई डिटेल्स नहीं है, कोई एंट्रीज नहीं है। सीए अलग से परेशान है, ऑलरेडी पौने 2 महीने हो चुके हुए हैं। ठीक है जी। तो अब आप ऐसे स्टाफ के बारे में, अब जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हमें करके दे रहा तो ऑब्वियसली हम डिपेंडेंट है ना उन पे। तो अभी वो गायब है सपोज, तो वो भी कसूर किसका है? उसमें अनएथिकल कौन है? जो मेरे बारे में सब अनएथिकल बोल रहे हैं, उसमें अनएथिकल कौन है? जब वो मैनेजर को जवाब देते हैं हम लोकल हैं, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, दिस इज अ मार्क्ड लाइन। हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारा मर्जी का टाइम होता है, सर जब मेरी मर्जी होगी आऊंगी, जब मेरी मर्जी होगी छुट्टी करूंगी। और अटेंडेंस रजिस्टर मैंने आपको दिखा दिया है कि हाउ मेनी एब्सेंट्स आर देयर फॉर ए काउंट। यहाँ पे मैम को रोक के मैं ये बात बोलना चाहूंगा, ये जो मैटर है लोकल एंड आउटसाइडर, सबसे पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारे भारत सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोग जो है अनावश्यक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और एक गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जब हम अंडमान निकोबार में रहते हैं तो डेफिनेटली कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे लोकल बॉर्न एसोसिएशन है, 60s में आए जो सेटलमेंट है उनकी कैटेगरी है, 10 इयर्स रहने वाले उनकी कैटेगरी है। लेकिन क्या कोई भी भारतीय नागरिक अंडमान निकोबार आके व्यवसाय कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या ये गैर कानूनी है? यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है नहीं कर सकता है? जमीन खरीद सकता है नहीं सकता है? ये सारी बातें जो है क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जी हाँ, ये तमाम चीजें एक भारतीय नागरिक कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। तो फिर हम किस हिसाब से कहते हैं कि बाहर वाले हमारे द्वीपवासियों को टॉर्चर करते हैं? जो भी ये बाहर वाले कहते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वे हमारे भाई बहन नहीं है? क्या वे भारत के नागरिक नहीं है? क्योंकि अगर हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या हमारा फिर अधिकार बनता है कि हम भारत के किसी भी राज्य में जाए, वहां पर टूरिज्म के अलावा, सैर सपाटा के अलावा, क्या हमें वहां कोई रहने देगा? वहां पे किसी भी प्रकार का काम करने देगा? और सबसे बड़ी बात कि जो लोग ऐसा कहते हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा कि वे या उनके परिवारजन वहां पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल है। इन अनावश्यक बातों में पढ़ने के बजाय हमें जो है मूल बात, जो बेसिक्स है, उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि क्या मैम ने ऐसी कोई भी काम किया है जो अनैतिक हो या इलीगल हो। तो उसी की क्लैरिफिकेशन पे जब हम यहाँ पर आए तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस सैलरी की बात वो कर रहे हैं वो है नवंबर महीने की, और अभी नवंबर का महीना ही चल रहा है। जैसे मैम ने कहा कि 18 तारीख से ये 5 बंदे गायब हैं बिना किसी नोटिस और जानकारी के,
तो फिर वो किस बात की सैलरी मांग रहे हैं ये आपने खुद अंदाजा लगाना है। जहां तक बात अक्टूबर महीने की सैलरी है, तो जिसको भी डाउट है आई एम श्योर वो यहाँ पे मैम से आके मिल सकते हैं। अगर वो अलाउ करती हैं तो वो उनको दिखाएंगे भी, पूरे डिटेल्स दिखाएंगी, वरना जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको तो वे वहां पे पेश करेंगे ही करेंगे कि, और जो मैंने देखा है कि एकदम अक्टूबर तक का विद सिग्नेचर सब कुछ एकदम क्लियर है। लेकिन मैं आप तमाम जनता से एक सवाल जरूर करना चाहता हूं, आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि अगर आप किसी को कोई काम देते हो और वो महीने के बीच में आपको बिना बताए काम छोड़कर चला जाता है, ना ही आपको रेसिग्नेशन लेटर देता है, ना ही आपने उसको निकाला हो, जस्ट यूं ही गायब हो जाता है और फिर वो बाद में कहता है कि मैंने जो 10-12 दिन काम किया था उसका मुझे तनख्वाह चाहिए, तो क्या आप दोगे? क्योंकि उसके बिना बताए चले जाने से जो आपको जो नुकसान हो रहा है अगले दिनों तक, जब तक कोई नया बंदा उस काम को टेक ओवर नहीं कर रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो यादविंदर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो भी वायरल वीडियो इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, तो इससे आप पर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर पड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव? अगर आप चाहें तो द्वीपवासियों को बता सकते हैं प्लीज। देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट एक नहीं हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस लॉस मेरा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि ही इज सेइंग ट्रू, कुछ लोगों को लगता है कि माइट बी रॉन्ग। तो कुछ लोग जज कर लेंगे उसके बेसिस के ऊपर, जैसे वो बोले जा रहे बाइकआउट करो, तो हो सकता है कि लेटर ऑन मुझे ये फेस करना पड़े। सेकेंडली, मेंटल प्रेशर जो एक बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन होता है ना, उनको माइंड का फोकस बहुत जरूरी चाहिए होता है। ये मेरा एनर्जी ड्रेन भी है, ड्रेनेज ऑफ माय माय मेंटल पीस इज आल्सो देयर। मेरे को 24 घंटे इस चीज की लगी रहती है कि हाँ भी मेरे को स्टाफ ढूंढना है, बेस्ट ऑफ द स्टाफ लाना है। तो ये सारी चीजें जो है ये मिलजुल के आपको फिजिकली, आपको मेंटली एक प्रॉपर हरासमेंट देती है। एंड सबसे ह्यूज लॉस ऑफ रेपुटेशन इज देयर। ऑब्वियसली वो मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है। आई ट्राई टू रीगेन इट। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। ये एक फेस है जिसको मैं सह रही हूँ। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे बोला जा रहा है कि मैं नॉन आइलैंडर हूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, या आइलैंडर्स को ही यहाँ पे काम करना चाहिए, हम उनका हक ले लेते हैं। मनोज पॉल जी सबको ये समझा रहे हैं। मैं मनोज पॉल जी को ये जरूर कहना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इतने ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, तो सबसे पहले तो आप दिल्ली से निकल के यहाँ आइए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो दिल्ली रह रहे हैं। तो जो एनजीओज होती हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं ना, वो अपने लोगों के बीच में रहते हैं, वो दिल्ली जाके नहीं रहते हैं। जैसे मैंने उनको बोला कि आप आइए और मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए, अगर वो यहाँ होते तो शायद डॉक्यूमेंट्स देखते, तो ये सब कुछ करते ही नहीं। नंबर 2, मुझे ये लगता है कि जैसे आप बोल रहे हैं आप यहाँ काम करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ करेंगे? आपके बच्चे ऑलरेडी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, आप दिल्ली में नहीं पढ़ा के पहले यहाँ लेके आइए, अपने बच्चों को इन बच्चों के साथ ही पढ़ाइए, फिर आपको समझ लगेगी कि वाकई हमारे बच्चों की प्रॉब्लम है क्या। मुझे किसी ने बोला आप हमारे बच्चे क्यों बोलते हैं, ये अंडमान के बच्चे, आप कौन लगते हैं? अरे भाई, हम अभी 8-10 साल से हैं, हम तो मानने लगे अभी। अब आपको अपने, आप हमें नहीं मानिए, वो बंच ऑफ द पीपल जो हमें नहीं मान रहे। लेकिन मैं इतना आपको जरूर कहना चाहूंगी यामीन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो लोग जिनकी आंखों में मुझे इज्जत और प्यार नजर आया, और एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने अगर 6 मंथ्स वेट भी किया ना लाइसेंस के लिए, तब भी मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो भी बंधा हुआ होता है। और अभी भी अगर ये लोग, जो लोकल जनता है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, तो मैं 8 साल यहाँ पे अकेली बिजनेस ना कर पाती, विदाउट गॉडफादर। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, पर लोग हैं, मुझे पता है कि मेरे अपने हैं, मुझे पता है। तो ये जो बंच ऑफ द पीपल जो रेपुटेशन को ऐसे खराब कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक आप सही फैक्ट्स नहीं जान देते, आप ऐसे लोगों के पीछे जो खुद सिर्फ उनको शायद कंटेंट चाहिए, क्योंकि उनका रोजी रोटी अभी राइट नाउ है नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है। मैं तो अपनी मेहनत की कमाई कर रही हूँ, तो जी मनोज पॉल जी, मुझे मेहनत करने दीजिए, क्योंकि हम मेहनत से ही खाते हैं। आप खाते कंटेंट से, आप कंटेंट कहीं और से लीजिए।
एंड प्लीज अपनी वाइफ को भी देखिए जरा, आपकी वाइफ दिल्ली में काम कर रहे हैं, कि कभी आज तक किसी ने दिल्ली वाले ने बोला कि आप हमारे यहाँ काम करने क्यों आए? कभी किसी को पंजाब में बोला, बेंगलोर में बोला, कभी किसी को बोला अरे हमारे सिटी में क्यों? नहीं बोलते लोग ऐसे। वो अच्छे से कंफर्टेबली काम कर रहे हैं ना, तो उनको भी बोलिए वापस आइए। आपके बच्चे इनके बच्चों के साथ पढ़ेंगे ना, आइलैंडर्स के साथ, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इनकी प्रॉब्लम क्या है। वहां नहीं पता चलेगा। आइए आइए वापस आइए आप दिल्ली में, दिल्ली से इधर आइए, फिर आप सोशल सर्विस ज्यादा स्ट्रांगली कर पाएंगे। आपकी कई बातों से मैं पूरी तरह सहमति रखता हूं यादविंदर जी। बात आइलैंडर है नॉन आइलैंडर की नहीं है, हमारे कुछ हक हैं जिसके लिए हम आवाज उठाते हैं, कि जैसे कि यहाँ के जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो यहाँ के जो आइलैंडर्स हैं उनको मिलना चाहिए। इसके लिए संगठन है, इसके लिए राजनीतिक दल है जो समय समय पर इसके ऊपर में आवाज उठाते हैं। मगर इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम किसी भारतीय नागरिक को जो है यहाँ पर आकर रहने से, काम करने से, व्यवसाय करने से रोक सके, ये बोलकर कि उनके आने से हमारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर यादविंदर मैम पंजाब से है, इन्होंने यहाँ पे 3 आउटलेट खोला है फूड के, तो इसमें काम करने वाले मैक्सिमम जो है हमारे अंडमान निकोबार के ही लोग हैं। तो उन लोगों का घर चलता है, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं। मेरा एक एग्जांपल है ये, और भी जितने भी ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं या होटल्स होते हैं, चाहे वे आइलैंडर हो या नॉन आइलैंडर हो, जब तक वे कानूनी तरीके से कर रहे हैं तो उन पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए हमें। और उनके वजह से जो है बाकी और कई सारे जरूरतमंद लोगों को जो है रोजगार भी मिलता है। बात है यहाँ पे कि सैलरी दी गई या नहीं गई, या उनके साथ दुर्व्यवहार किया या नहीं किया, तो उसके लिए हमारे पास पुलिस है, उसके लिए हमारे पास प्रशासन है, उसके लिए हमारे पास अदालत है। रैंडमली कोई भी वीडियो बना देता है ये चंद लोगों की बातें सुनकर कि इनको सैलरी नहीं मिला है, इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, और फिर आप अगर इल्जाम लगाते हो उसके ऊपर में, तो वो सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग है कि ये चंद मिनटों में आप दुनिया के किसी कोने पर भी बैठकर देख सकते हो। तो जब तक आप खुद उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हो तो उनके सम्मान में बहुत हानि पहुंचाता है, जिसके लिए मानहानि का केस बनता है, डिफेमेशन का केस बनता है, जिसके लिए पुलिस में कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं। मैं तमाम अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से और उन तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कि बिना पूरी तरह जांच पड़ताल किए, बिना दोनों पक्ष को जाने, आप कभी भी किसी के ऊपर में उंगली मत उठाइए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि सम्मान बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है मगर बदनाम करने में चंद मिनट लगता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लीज आप भी ऐसे वीडियो जो वायरल होते हैं उनके हाँ में हाँ मिलाने से पहले, कम से कम कमेंट में लिखने से, कुछ भी लिखने से पहले आप अपने तरफ से थोड़ा सा एक फैक्ट चेक कर लीजिए। और सबसे पहला बात तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि दोनों पक्ष को जानने के बाद ही कोई भी कंटेंट क्रिएट करिए, वरना किसी की सम्मान में बहुत ठेस पहुंचता है। हम अंत में यादविंदर मैम से सिर्फ एक सवाल जानना चाहेंगे कि मैम क्या इसके बाद आपने जो भी आपका डिफेमेशन हुआ है सोशल मीडिया में, एंड जो मेंटल स्ट्रेस से आप गुजर रही हैं, एंड जो आपके व्यवसाय में असर पड़ा है, इसको लेकर आप कोई लीगल एक्शन ले रहे हो, तो इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो प्लीज। जी श्योर। मैं उसी दिन, जिस दिन मुझे इन्होंने बोला था 24 आवर्स की थ्रेट दी थी, मैं उसी दिन चले गई थी पुलिस स्टेशन में, और मैंने अपनी जो बनती कार्रवाई थी वो करी थी। उन्होंने भी अपने फैक्ट्स जाने, 2 डेज लिए उन्होंने अपने फैक्ट्स जाने। उसके बाद FIR हैज बीन लॉन्च अंडर 4 डिफरेंट सेक्शंस। अच्छा, इसी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये बोल रहे हैं ना, उस सेकंड वाले वीडियो डाला है इन्होंने कि मुझे एक्सटॉर्शन का केस लगा है। देखिए ये कैसे लोगों को भी फूल करते हैं कि इन्होंने बोला एक्सटॉर्शन का केस लगा है। एक्सटॉर्शन तो सब्जेक्ट ही नहीं है। जो आप पे धाराएं लगे हैं, आप एक्चुअली में वो धाराएं बोलिए लोगों को कि आप पे कौन सी धाराएं लगे। पता क्यों? क्योंकि जो आप कर रहे हैं, अगर सेम चीज लोगों ने करनी शुरू कर दी, और जो नीचे कंटेंट में, मीडिया में वो जो दे रहे हैं कमेंट्स नेगेटिव एंड बहुत डिग्निटी के खिलाफ दे रहे हैं, ऐसी चीजों के एक एक्शन होता है और सेक्शंस लगे हुए हैं। तो उल्टा लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि आप पे 4 सेक्शन लगे कौन से, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप खुद ही एक्सप्लेन करिए। एंड ये चीजों का भी खास ख्याल रखा जाए कि ये जो भी कंटेंट देते हैं वो सच भी है कि नहीं है, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कमिंग टू माय पॉइंट, yes, FIR has been lodged and filed, and they are taking care of the case in a very minutely. This is a very sensitive issue, and it has been in the media, so they are working very responsibly. किसी के लिए वो अपनी यूनिफॉर्म हैंग नहीं करेंगे, किसी को बचाने के लिए या किसी की फेवर करने के लिए। जो भी बातें ये आती है ना कि वो उसकी फेवर कर रहा, वो उसकी फेवर,
कोई भी बंदा किसी के लिए अपनी यूनिफॉर्म हैंग नहीं कर सकता। एंड आईपीएस ऑफिसर्स आर वेरी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर हाईली एजुकेटेड। वो अपनी चीजों को सही से देखते हैं, मापदंड करते हैं, फिर ही एक्शन लेते हैं। 2 दिन लगे हैं मेरे एक्शन लेने को, उन्होंने अपने पहले सारी जानकारी ली। उसके बाद वी आर फाइलिंग अ डेफेमेशन केस in the court also as well. We are already into the proceedings. It will be done within a few days maybe. हम अंत में मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कम से कम उन्होंने हमारे चैनल को चुना और इस माध्यम से उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको आप सबके सामने रखने के लिए वे खुद आए और एक एक करके जो सवाल हम सबके दिमाग में आ सकता था वो उसको मैंने मैम से पूछा और मैम ने बड़े अच्छे से उन सारे सवालों का जवाब दिया। अंत में हम जानना चाहेंगे मैम से कि इस पूरे मामले को लेकर आपने अगर कुछ कहना है द्वीपवासियों को प्लीज। सबसे पहली बात जो है मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए है जो गए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको अगर जाना था उनको बड़े सही ढंग से मेरे पास आना था, क्योंकि वो मेरे बड़े प्यारे बच्चे रहे हैं, जितनी देर मेरे साथ रहे हैं। मेरी किसी बात को उन्होंने टाला नहीं, कभी मैंने भी उनको डांटा नहीं। किसने उनको रॉन्ग भड़काया, किसने ये गलत रास्ता दिखाया, मुझे नहीं पता है। उनको सही ढंग से मेरे पास आना था। अगर उनको मैनेजर के साथ कोई प्रॉब्लम थी वो मुझे आते और मुझे बताते कि मैम हमारी मैनेजर के साथ ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉर्ट आउट करती। या फिर मैं अगर उनको जाना था वो रेजिग्नेशन लेटर देते, हम 15 डेज में अपना स्टाफ अरेंज करते और वो उनको क्लियरेंस जैसे सबको मिलती है वैसे उनको भी क्लियरेंस। अभी आप देखेंगे तो क्लियरेंस की अलग फाइल है जिसको हम लोगों को देके भेजते हैं, तो वो भी क्लियरेंस लेते और चले जाते। अब जो कुछ उन्होंने किया वो उनके लिए भी खराबी, मेरे लिए भी लॉस। सिर्फ एंड सिर्फ फायदा किसका हुआ? उन जो एंटरटेनर है लोगों के, उन्हों को फायदा हुआ। उनको अपने व्यूज चाहिए शायद, इसलिए डेली कोई ना कोई मॉर्निंग इवनिंग बना लेते, क्योंकि शायद मेरे ख्याल जितने आजकल के वीडियो हैं उनके आज तक के सबसे ज्यादा व्यूज उनको इसी में मिले हैं। तो मेरे ख्याल वो अभी इस टॉपिक को छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन मैं उनको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे इससे बाहर रखिए। दूसरी बात ये, मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप मुझे टारगेट ना करके और सिर्फ वीडियो की कमाई ना खा के अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे मुद्दे हैं अंडमान में, बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको उठाना है, आप उनको लीजिए। उनके अंदर मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। अगर आप दिल्ली में बैठे मुझे बोलेंगे ना, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन उन्हीं मुद्दों को उठाइएगा प्लीज एंड उनके बारे में वीडियोस बनाइए जो कि लोगों को सेंसिबल लगे। कॉमिक करेक्टर अभी आप अपना छोड़ दीजिए। थोड़ा एमपी, मतलब मैं ना सच्ची शॉक्ड हो गई थी जब उन्होंने बोला कि मैं एमपी कैंडिडेट रहा हूं। तो अगर एमपी कैंडिडेट रहे हैं तो उनके मुद्दे जो होते हैं ना वो बहुत सही होते हैं। उनको सही तो ये भी था, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए था ना, जांच परख के करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि आप ये करिए। दूसरी बात है, कंटेंट की कमाई ना खा के, वीडियोस की कमाई ना खा के प्लीज आप थोड़ी मेहनत करनी शुरू करिए। अंडमान में आइए और सबके साथ मिलकर मेहनत करिए, थोड़ा अंडमान को डेवलप करिए। शुरुआत में भी मैंने कहा था कि मनोज पॉल के ऐसे कई वीडियोस होते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं एंड हमने कई बार उन वीडियोस को काउंटर भी किया है, क्योंकि लोगों के लाइफ में इफेक्ट होता है, उनको मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जब ऐसा हमें लगा और मैम ने जब हमें अपनी बातें रखने के लिए इनवाइट की तो हम भी यहाँ पहुंचे और आप सब लोगों के सामने खुली बात हमने की, सवाल किए, मैम ने जवाब दिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड इसके अलावा बाकी जो स्टाफ है जिनको शिकायत थी मैम से, मेरा उनसे ये सवाल है कि आप लेबर कमीशन में जाके आपने शिकायत क्यों नहीं की, आप पुलिस स्टेशन जाकर क्या आपने शिकायत क्यों नहीं की, एंड बिना मैम को इंटीमेट करे आप इस तरीके से बिजनेस को बीच में रोक के गायब हो जाना, ये कहाँ तक सही था? कृपया करके आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी एक प्रयास करेंगे आपसे कांटेक्ट करने का, ताकि हम आपसे समय ले सके और आपसे भी सवाल जवाब कर सके। लेकिन बाकी अंडमान निकोबार के तमाम लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फिर चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यहाँ तक कि व्हाट्सएप हो, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार का एक क्लियर आदेश है कि कोई भी ऐसा मैसेज जिससे किसी को हानि पहुंचती हो, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यवसाय से जुड़ी हो, वो एक कानूनी जुर्म है। कृपया ऐसे चीजों में अपने आप को इंडल्ज ना करें। दोनों पहलुओं को जानिए, फिर उसके बाद में जो भी बातें रखनी है आप रखिए। लोग भी पसंद करेंगे और वो ज्यादा जस्टिफाइड भी लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो ज्ञानवर्धक एंड सूचनात्मक लगा होगा और ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।